Good morning to all the net aspirants. How's you doing? All good? I think अच्छा ही चल रहा होगा. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का. इट्स गोइंग टू बी आई थिंक फिफ्थ लेक्चर. नेचर ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का क्या एक नेचर होना चाहिए. इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं. पिछली क्लास में हम लोगों ने पेडागोजी और एंड्रोगोजी और आपके हेटरोगोजी को देखा था. पेडागोजी क्या था, हमारा एक कन्वेंशनल अप्रोच था जिसमें हम लोग आर्ट और साइंस की टीचिंग कराते थे, है ना. एंड्रोगोजी में ज्यादा होता है, जैसे कि पेडागोजी की अगर बात करें तो वो टीचर ओरिएंटेड लर्निंग थी. और जो एंड्रोगोजी है ये क्या है, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब इसमें हमारी जो लर्निंग है स्टूडेंट के लिए है. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके हमें क्या देना है, उसे नॉलेज देना है, बट साथ ही साथ उसको इंटरप्रेट करना और उसको एक डिस्कवरी के थ्रू भी लीड करना होता है. तो इसको हम लोग एडल्ट लर्निंग भी बोला जाता है एंड्रोगोजी को. ठीक है, अब देखते हैं नेचर ऑफ टीचिंग. अब देखो बेटा, ऐसे इसको कर देते हैं. अब देखो जो नेचर ऑफ टीचिंग है, इसमें सबसे पहले जो टीचिंग होती है ये वर्क करती है डिफरेंट लेवल्स में हमारे लाइफ में. उसके साथ जो टीचिंग होती है ये हमारे एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में भी होती है. टीचिंग जो होती है काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है किससे, हमारे एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से और ट्रेनिंग से भी. टीचिंग जो है हमारी एसेंशियली क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब सबको इसे नहीं कर सकते हैं. टीचिंग एक साथ ही साथ हमारा क्या है, एक आर्ट है और साथ ही साथ वो एक साइंस भी है. और टीचिंग जो भी होता है हमारा एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड लेके हमें जाता है. टीचिंग एक सोशल सर्विस भी है. टीचिंग में हमारे लेंदी पीरियड्स ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग भी होती है. और टीचिंग काफी एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी भी माना गया, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और टीचिंग एक प्रोफेशन भी है. ठीक है, मतलब टीचिंग जो होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हमारे लाइफ में काम करता है. सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. देन टीचिंग जो होती है हमारे ये डिफरेंट आपके डायनामिक इन्वायरमेंट में भी काम करते हैं. फिर ये आपकी क्लोजली रिलेटेड होती है कि एजुकेशन से, लर्निंग से, किसी को ट्रेन करने के लिए. सो वी ऑल नीड अ गुड टीचर और गुड स्पीकर, यू कैन से दैट. तो ये टीचर्स जो है इसको हम आने वाले पैराग्राफ्स में आगे डिस्कस करते हैं. तो लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो टीचिंग का होता है ये इंश्योर करना कि जो भी वो चीज सिखा रहे हैं उस टाइम पे जो भी इंटरेक्शन हो रही है हमारे एक एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब कि जो टीचर और इनएक्सपीरियंस पर्सन जो कि हमारे स्टूडेंट के बीच में, वो कैसे होना चाहिए. तो बेसिकली 3 डिफरेंट तरह के लेवल्स इसमें होते हैं. सबसे पहला मेमोरी लेवल, मतलब बच्चे को जो आप बता रहे हो बच्चे उस चीज को क्या कर पाए, मेमोराइज भी कर पाए. अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब वो समझ पाए जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर नहीं आ रही है दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड टीचर. हो सकता है मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी बातें नहीं समझ, आई एम जस्ट अ लर्निंग फेज, मैं एक लर्निंग फेज में हूँ. तो यस आई वुड लव टू गेट दैट, बट मैं भी हूँ नहीं. देन एक रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब जो बच्चे ने सीखा उसके अंदर क्या उसकी कुछ गुण आए, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है उस इंडिविजुअल के पर्सन, तो उसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं. इसको दिया किसने था, हमारे मॉरिस एल्बिगी ने 1976 में. तो इन्होंने सजेस्ट किया था, मतलब फिर मॉरिस ने ये अलग बताया था, लीस्ट थॉटफुल, थॉटफुल और मोस्ट थॉटफुल, इसी 3 लेवल्स को इस तरीके से उन्होंने बताया था. एंड देन फिर ये ऑटोनोमसली क्या हो गया, डेवलपमेंटल स्टेज भी इसमें आ गए बाद में चल करके. और फिर इसको अब सबसे पहले हम लोग ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की बात करते हैं. तो ये जो लेवल होता है ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है. अब देखो बेटा इसमें ना क्वेश्चन आपके आते हैं कि ये लर्निंग कैसी है, टीचर सेंटर होती है या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो ये लेवल जो कैसी होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है. इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है इसमें डेवलपमेंट जो होती है ये हमारे किस मैनर में होता है, तो नेचुरल मैनर में ये होता है. और साथ ही साथ यहाँ पे नीड नहीं होती है किसी भी काइंड ऑफ फॉर्मल टीचिंग की. तो एक प्रेजेंस या फिर रोल ऑफ अ टीचर को ही माना जाता है. ये कैसा हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव. तो यहाँ पे इसलिए ना तो कोई लीडरशिप की जरूरत है, ना ही डायरेक्शन की, ना ही करेक्शन, हाँ कोर्सेशन की, प्रिस्क्रिप्शन की या फिर इम्पोजिशन स्टूडेंट के थॉट और बिहेवियर पे. तो कुछ एजुकेटर्स जो होते हैं एज्यूम करते हैं कि ये लेवल जो है ये क्या है, मतलब बेकार है, लाइक थॉट ऑफ थ्रू आउट द लर्निंग, इवन हमारे टर्शरी लेवल तक भी. तो इसमें टीचर के असिस्टेंस मतलब जरूरत काफी ज्यादा हो जाती है. तो एक सक्सेसफुल जो टीचर होगा उसको जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ टीच करे स्टूडेंट को एक एकेडमिक एरिया में, बट उसको क्या करे, समझे स्टूडेंट्स के पर्सनल थिंग्स को भी, व्हाट द स्टूडेंट वांट्स, पर्सनल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझना क्या है, जरूरी है. इसके होने के लिए टीचर को क्या होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबल टीचिंग आनी चाहिए और साथ ही साथ एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट को
बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। एक टीचर को मैं भी मानती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। मैं इस तरीके की तो हूँ, बट हाँ, मैं अभी तक एक अच्छी टीचर अपने आप को नहीं कह सकती। आई एम नॉट अ वेरी गुड फैकल्टी। आई वांट टू बी अ फैकल्टी, आई डोंट वांट टू बी दैट मतलब टीचर लाइक स्कूल थिंग मुझसे नहीं हो सकता, बट हाँ, आई वांट टू गेट अप टू मोर देन दैट। अब 5 पिलर्स है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के, जिसमें आपके सबसे पहले क्या है, बायोलॉजिकली कॉग्निटिव, मतलब इंसान की जो एजुकेशन से वो क्या इंटरप्रेट करती है, मतलब अपने दिमाग में हम क्या सोचते हैं, तो ये 5 चीज डिवाइड करती है। ये बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल में हमारा क्या क्या चीज इंप्रूव होता है। तो बायोलॉजिकल में हमारी बायोसाइकोलॉजी अच्छी होती है, न्यूरो साइंस अच्छी होती है, सेंसेशन को हम पता कर पाते हैं और कॉन्शियसनेस को भी पता कर पाते हैं। कॉग्निटिव में तो परसेप्शन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और मेमोरी। डेवलपमेंटल की बात करें तो लर्निंग, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हम कैसे करें अपनी। तो सोशल और पर्सनालिटी में तो सोशल लाइफ कैसे अच्छी करें, पर्सनालिटी कैसे अच्छी करें, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें या फिर अच्छा करें, मोटिवेशन कैसे लाए। मेंटल और फिजिकल हेल्थ में क्या, तो एबनॉर्मल भी हो सकती है कुछ थेरेपीज, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल और हेल्थ, इसको कैसे हम मेंटेन करें। तो साइकोलॉजी का यही 5 पिलर्स है। ये तो मुझे याद होना ही चाहिए, आप लोग भले ही भूल जाओ, बट हाँ ऑफकोर्स इट नीड टू, आई हैव टू लर्न दिस ना। तो आपके इसमें 5 पिलर्स होते हैं, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, सोशल एंड पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। so this is how it will go। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा नेचर ऑफ टीचिंग। अब देखो, इसमें एक टीचिंग का एक पिरामिड होता है, पिरामिड। सबसे पहला ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। जब ऐसे जैसे ही ऑटोनोमस डेवलपमेंट ये इसे ऐसे जाएगा, तब आपको क्या दिखेगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि कम थॉटफुल होता है। फिर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब ज्यादा जो हम समझते हैं तो वो थॉटफुल होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब आप समझ करके आप उसके अंदर क्या हो रहा हो, आपके बिहेवियर में भी वो चीज दिख रहा है, तो दैट इज अ रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर कोई इंसान यहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब उसकी लर्निंग काफी अच्छी हुई है, या फिर एक टीचर ने भी उसे बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, इस तरीके से हम आईक्यू को भी मेजर करते हैं। कि आईक्यू आपको कैसे मेजर कर सकते हैं, सबसे पहले तो डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद बच्चे ने कितना मेमोराइज किया, तो वो सेकेंडली लेस थॉटफुल, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। बच्चे ने कितना समझा, दैट इज मोर थॉटफुल। और बच्चा में क्या वो चीज दिख रहा है, जो भी उसने समझा उसके दिमाग में वो इंस्टेंट आ रहा है, अगर मैं उससे कुछ पूछ रही हूँ तो हाँ, तो दैट इज अ रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम लोग ने ऑटोनोमस देख लिया है, अब हम लोग क्या देखेंगे, एमएलटी। इसमें क्या होता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आई एम नॉट टेलिंग, मतलब इसमें तो काफी बड़ा दिया है। तो मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या होता है, तो जो हमारे, हाँ, हर्बर्ट जो है इनका मेन प्रोपोनेंट आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का यही था कि अगर अच्छी मेमोरी होगी तो इसमें रैपिडिटी जो होगी लर्निंग में वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, रिटेंशन के साथ रैपिडिटी भी हो जाएगी रिकॉल करने में, या फिर एबिलिटी हो जाएगी किसी भी डिजायरेबल कंटेंट्स को कॉन्शियस लेवल पे लाने में। तो इसमें जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली कैसी होती है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, एस, मैं कहीं लिख सकती हूँ, एस आर वाली होती है। ठीक है, और एमएलटी जो होती है एक्चुअली हमारे इनिशियल स्टेज में कैसी होती है, तो एक फॉर्मल टीचिंग होती है जहाँ पे लर्नर जो होता है अपना पूरा फैक्चुअल मटेरियल डाल देता है, मतलब जो भी उसको मटेरियल दिया जा रहा है उसको मेमोरी के अंदर। तो एमएलटी एक इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है। साथ ही साथ ये हमारे क्या करता है, हैबिट को मेमोराइजेशन में लाता है, किसी फैक्ट्स और बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर। साथ ही साथ ये लर्नर को क्या करने में मदद करता है, तो रिटेन करने में और साथ ही रिप्रोड्यूस करने में, जो भी उसने सीखा जब भी उसको रिक्वायर्ड होगी तब। उसके अलावा इवेल्युएशन करने में भी, जिसमें आपके ओरल, रिटन और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, तो ये आपकी क्या होती है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है। तो 3 मेजर एस्पेक्ट्स है इसके, कि सबसे पहला हम लर्निंग ऑफ द मटेरियल, कैसे हम उसके बारे में सीखेंगे, then retention of the material and then lastly reproduction of the material, and कब वो required होती है तब। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीखेंगे, देन हम जब सीख लिए तो उसे हम याद रखेंगे। तो अगर हमने वो याद है, एंड देन जब वो याद है तो जब जरूरत होगी तब हम उसे क्या करेंगे, सामने में प्रेजेंट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स को फॉलो अप करते हैं, मैंने खुद देखा है, एंड दे ऑल आर गुड एट इट। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, जैसे कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपके नॉलेज को क्या करना, इम्पार्ट करना, और इन्फॉर्मेशन को क्या करना, आपके लर्नर तक पहुंचाना।
तो नॉलेज जो हम कैसे गेन करते हैं, तो बेसिकली एक फैक्चुअल जो कि हमारा एक्वायर्ड होता है किसके थ्रू, मेमोराइजेशन या फिर रोट लर्निंग के थ्रू। उसके लिए ये कवर करती है हमारे पूरे नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को हमारे किसके, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के थ्रू। टीचिंग जो होता है ये एक सब्जेक्ट सेंटर होता है। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना मैं कुछ भी पढ़ा देती हूँ, नहीं। आई हैव चोजन अ सब्जेक्ट कि मैं पेपर 1 पढ़ाऊंगी तो मैं पेपर 1 पढ़ा रही हूँ। अगर मैं पेपर 2 चूज की होती तो मैं पेपर 2 पढ़ा रही होती। तो दिस इज हाउ इट वर्क, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है टीचिंग। साथ ही साथ सिंपल मेमोरेबल थिंग्स जो होते हैं हम बच्चों को सिखाते हैं। अब ये बोलोगे मैम फिर आपका लेक्चर सिंपल क्यों नहीं है? बेटा रीजन ये है ना कि एक बार पूरे ओवर द बुक जरूर आपको जानी चाहिए, क्योंकि आप ना कभी भी जैसे कि नोट्स बना के पढ़ लोगे, लेकिन कहाँ से बनाओगे, बुक ही से तो बनाओगे। क्यों नहीं एक बार पूरा ओवरऑल बुक को पढ़ लो, है ना? तो जो भी आपका सब्जेक्ट मटेरियल होता है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और सिंपल होता है हमारे नेचर में। और सब्जेक्ट मैटर भी क्या होती है, काफी सिंपल होती है। नॉलेज जो होती है आपके एक डेफिनेट मैनर में डिलीवर्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है और ऑब्जर्वेबल होती है। फिर आते हैं हम लोग टीचिंग मेथड पे। तो टीचिंग क्या है, एक सब्जेक्ट सेंटर्ड है और इसमें जो टीचिंग होती है ये मेथड्स कैसे हैं, तो इसमें ड्रिल ला सकते हैं, मतलब मजेदार बना सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस काफी अच्छा होता है कि बार बार हम उसी चीज को क्या करें, रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे की जो होगी मेमोराइजिंग पावर काफी अच्छी बढ़ जाती है। रिव्यू और रिवाइजिंग कराते हैं किसी भी एलिमेंट्स का जो कि रिलेटेड होता है किससे, लर्नर से और कोई भी न्यू एक्सपीरियंस से, तो इसमें भी एक न्यू एसोसिएशन फॉर्म होते हैं। फिर क्वेश्चन टेक्निक का भी हम यूज करते हैं ताकि हम एग्जामिन कर पाते हैं कि क्या वो नॉलेज लेवल ऑब्जेक्टिव जो है टीचिंग वो अचीव हुई है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो टीचर का क्या रोल होता है, तो टीचर एक स्टेज सेटर होते हैं, रिसोर्स को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ इवेल्युएट करते हैं एक क्लासरूम को। लर्नर का क्या रोल होता है, तो जो लर्नर होता है वो एक पैसिव होता है जिसमें सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग मेथड्स वो डिसाइड कौन करता है, बाय द टीचर। तो टीचिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स होता है, जैसे कि विजुअल हो गया, मतलब देख के सीखे, ऑडियो हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स मॉडल हो गए, चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, टीवीज हो गए, रेडियो हो गए, ये सारी चीजें आपकी टीचिंग इक्विपमेंट है। तो इसके अंदर लर्नर को क्या होती है, काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी जागती है कि अरे मुझे ये देखना है, ये कैसा है, मुझे ये जानना है, ये जानना है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। द नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है, तो जो मोटिवेशन होता है टीचर के द्वारा ये क्या करता है, स्टूडेंट में बेटर लर्निंग को लेकर के आता है और साथ ही साथ डेवलपमेंट कर देती है इंट्रिंसिक फीलिंग्स को भी। और ये हमारा कभी भी फोर्स्ड वन नहीं हो सकता है। तो फोकस जो होता है ये किस पे होता है, मेमोराइजेशन, मतलब किसी भी चीज को, फैक्ट्स को याद करने पे। तो जो नेचर होता है मोटिवेशन का इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, ये प्योरली एक्सट्रिंसिक ही होती है। अब इवेल्युएशन सिस्टम पर अगर लर्नर्स की हम बात करें तो इवेल्युएशन सिस्टम जो होता है मेनली इसमें क्या होता है, ओरल, रिटन और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होगी। मतलब हम बच्चे को ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चे ने अच्छे से सीखा कि नहीं सीखा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं बच्चे को। तो इसमें हम लोग प्री डिटरमाइन जैसे कि चेक करते हैं कि बच्चे की मेमोराइजेशन कैसी है, उसकी पावर कैसी है। तो उसके लिए फिर रिटन टेस्ट भी लेते हैं, कुछ शॉर्ट टाइप का, रिकॉल टाइप का, रिकग्निशन टाइप का, एमसीक्यूज लेते हैं, मैचिंग टाइप आइटम्स लेते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम लिया जाता है। और लर्नर्स को इसमें रिक्वायर्ड होता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को बनाए, मतलब बनाए इन द सेंस कि मतलब जितना उसने सीखा। तो वो बनाएगा तभी जब उसको आता होगा, आएगा नहीं तो वो बनाएगा कैसे। सो दैट्स नेसेसरी कि हाँ उसकी एमएलटी अच्छी हुई हो, बच्चा अच्छे से उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो उस इंटरेस्ट को क्रिएट करना होता है। अगर उसको नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम आती है और ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, हाउ यू विल क्रिएट दैट। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल जो बेसिस होती है हमारे मेमोरी लेवल के टीचिंग की, तो ये क्या होती है, तो जैसे कि हमारे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि हमारे किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था हमारे। इन्होंने मेमोरी लेवल को बताया था कि ये हमारे स्टार्टर्स के लिए, मतलब जो लोग शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनको रटना पड़ता है। और जो लर्नर जो होते हैं प्री ऑपरेशनल लेवल पे आ जाते हैं, मतलब वो कुछ सीख गए होते हैं, जो कि हमारे स्कूल में इसको डेवलप किया जाता है। ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो होता है ये सिंपल कॉन्सेप्ट को बिना एनालाइज किए हुए उसके सही मीनिंग को और नेचर को जाने हुए सीख जाते हैं। तो नॉर्मली ये हमारे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इन पे लर्नर फैक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। तो पहले तो यही होता है कि बच्चा क्या कर लेता है, रट लेता है, हर चीजों को रट लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझना शुरू करता है। तो फिर हमारे हर बेशन थ्योरी बताती है, ये क्या करती है आपकी बेटी, तो बेटा तो एप्रिशिएशन जो भी सजेस्ट क्या करते हैं, जो यंग पीपल माइंड है,
तो उसको स्टेज परसेप्शन के लिए रेडी करती है, मतलब जो भी उसके अराउंड द वर्ल्ड है उसके बारे में। ब्रेन जो होती है एक बिग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए तैयार होती है, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना, एलिमेंट्स के बारे में जानना, स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना, मॉडल्स के बारे में जानना और थ्योरीज के बारे में जानना। साथ ही एक्वायर कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, एक अगर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट है तो, या फिर ऑब्जेक्ट्स है या फिर मटेरियल है, थ्रू मेमोराइजेशन। मतलब इसमें पहले हम किस पे काम करते हैं कि बच्चा पहले समझे, बाद में याद करे। तो बेसिकली जैसे कि अगर सीनियर बच्चे को पढ़ाते हैं ना, सीनियर बच्चे में यही होता है कि आपको बच्चे को समझाना है, उसे रटाना नहीं है, वो रट तो खुद भी लेगा, उसे याद हो जाएगी, बस एक बार वो समझ जाए चीजों को। तो समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच को डेवलप करते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों के पास पहुंचाते हैं इस चीजों को, तो इसलिए वो समझ जाते हैं। अगर हम कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें, जो कि हमारे पावलोव और स्किनर ने दिया था, तो इसमें हमारे जो कॉन्सेप्ट जो कि क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को करेक्ट करते हैं, तो ये हमारा एक इंडिविजुअल बनाया जाता है, जो कि हमारा कैसे स्ट्रेनिंग होता है, तो री के थ्रू, जैसे हम लर्नड जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं और लंबे समय तक, और साथ ही साथ फैसिलिटेट करते हैं फर्दर लर्निंग को भी। अब पैवलॉव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें क्या, जो भी हमारा मैकेनिकल ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को देखते हैं, और एक रिव्यू और रिट्राइवल मेथड के द्वारा, और लर्निंग को सही करते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट को क्या करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं और रिटेन करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में उसका क्या करे, इस्तेमाल करे। तो पैवलर ने काफी अच्छा, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब बच्चे को क्या कर दो, रिवॉर्ड कर दो। रिवॉर्ड करने से क्या होगा कि बच्चा नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेगा कि हाँ मैं अच्छा करूंगा, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अब आ जाते हैं, अगर सजेशंस की बात करें हमारे मेमोरी लेवल टीचिंग पे, तो जो टीचिंग मटेरियल होती है ना, वो कैसी होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव और यूजफुल होती है। टीचिंग मटेरियल हमारी फाइनाइट और प्रोग्रेसिव हो सकती है, हमारे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से लेकर के। और टीचिंग जो एड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे एडुकेट होते हैं, और जो कुछ पार्ट्स होते हैं इसके कंटेंट को, वो कैसा होता है, इंटीग्रेटेड होता है और वेल सीक्वेंस्ड भी होते हैं। और जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो हमारा प्रेजेंटेड होना चाहिए एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। साथ ही साथ इसका स्कोप होना चाहिए कंटिन्यूअस इवेल्युएशन के लिए, जिसमें हम लोग मेजर कर पाए एक इम्प्रूवमेंट को, एक मेमोरी पावर, मतलब स्टूडेंट्स की मेमोरी को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा रिटेंशन, आपके कोई भी मटेरियल जो है, अगर मतलब मेमोरी, स्टूडेंट्स की मेमोरी को हम इंक्रीज करें कैसे, तो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंटिन्यूअसली क्या करें, रीइंफोर्स करें कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो ऐसे भी क्या हो सकता है, तो उसकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होगी, बढ़ेगी। तो किसी भी चीज को हम समझ करके याद रख सकते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अभी तक हम बेटा इसी के अंदर पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ टीचिंग 3 तरह का है ना, तो ये पिरामिड को पढ़ रहे हैं। तो एट ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पढ़ लिया हमने, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ लिया, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं। मतलब किसी चीज को हम वही अंडरस्टैंड करेंगे तो हम कितना सीखेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएलटी। तो जो हमारा मॉरिसन जो था, ये मेन कंपोनेंट जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, तो ये मेमोरी क्या होती है, ये मेमोरी प्लस इनसाइट। मेमोरी प्लस इनसाइट का मतलब है कि आपको कोई चीज याद है बट वो बुद्धिमानी तरीके से याद है। तो जैसे कि ये बियॉन्ड मेमोराइजिंग फैक्ट, तो ये फोकस करती है मास्टरी करने में किसी भी सब्जेक्ट में। इसमें जो प्यूपिल, मतलब जो मेरे बच्चे होंगे, वो समझेंगे किस चीज को, जो भी जनरलाइजेशन है या फिर प्रिंसिपल्स है, फैक्ट्स और कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स को भी। और ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो एक इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को अपने अंदर क्या कर सके, डेवलप कर पाए। तो ये जो टीचिंग होती है इस लेवल पे ये क्या करती है, तो ये हमारे हायर, मतलब स्टैंड करती है हायर एज कंपेयर टू हमारे मेमोरी लेवल पे। साथ ही साथ इसमें हायर डेवलपमेंट होती है हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज के, और ये ज्यादा केपेबल होती है हमारे थिंकिंग के लिए, और साथ ही साथ प्रेजेंट करती है हमारे फैक्ट्स को काफी एक लॉजिकल मैनर में, और एनालाइज करती है उनको प्रॉपरली एक इन्फरेंसेस को ड्रॉ करते हुए। उसके साथ ये एबल होती है कि ये इवेलुएट कर पाए आपके रिलेशनशिप्स को हमारे प्रिंसिपल्स के बीच में और फैक्ट्स के बीच में, और साथ ही साथ आपके स्पेस को भी प्रोवाइड करती है फैक्ट्स को एसिमुलेट करने के लिए। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो हमारे रिवाइज्ड, अगर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को अगर समझे, तो जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को समझे, तो इसका एम यही था कि बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, समझना है जो भी इंस्ट्रक्शन मैसेज दिया जा रहा है, मतलब किसके तरीके से, तो इंटरप्रिटेशन के थ्रू, एग्जाम्पलिफिकेशन मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन के थ्रू समझेंगे, कंपैरिजन करके समझेंगे, और ये जो भी मैसेज क्या देना चाह रहा है उसके थ्रू समझेंगे। उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन होता है सॉरी, ये एक प्रोसेस प्रॉपर प्रोसीजर में होता है, और सब्जेक्ट मैटर जो होती है इसकी वाइडर होती है और काफी ज्यादा डिटेल्ड होती है।
इसमें आपके एप्लीकेशन आपके प्रिंसिपल्स के और जनरलाइजेशंस के भी होते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में भी। तो टीचिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके लेक्चर के थ्रू समझा सकते हैं बच्चे को, डिस्कस करके समझा सकते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव तरीके से समझा सकते हैं, और एग्जाम्पलिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के थ्रू बच्चे को हम समझा सकते हैं। तो एग्जाम्पलिफिकेशन में क्या होगा, तो इसमें हम लोग स्पेसिफिक इंस्टेंसेस जैसे कि एग्जांपल्स का यूज करें क्लासरूम में ताकि किसी भी पॉइंट को हम समझा सकें। तो उसमें हम इंटरेस्ट बच्चे का लाएंगे और उसको परस्यू, क्लासरूम क्लाइमेट को हम लोग ज्यादा मोटिवेशनल बनाएं, लर्नर जो उसमें एक्टिवली क्या हो जाए, एंगेज हो जाए लर्निंग प्रोसेस में। मोटिवेशन में क्या, तो जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक टीचिंग जो भी एक्सपीरियंसिंग एज वेल इंटरेस्टिंग नेचर को भी हम बढ़ाएं। तो टीचिंग मीन्स क्या, तो जैसे हम मॉडल्स का यूज करें, चार्ट्स का यूज करें, फ्लैश कार्ड्स दे बच्चे को और पिक्चर से। तो ये 4 तरीके से क्या हो सकते हैं, बच्चे की लर्निंग को हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छी हो जाती है। तो इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को और इजीली समझ सकते हैं इसके मदद से, तो टीचिंग एड्स के मदद से। और जो टीचर होते हैं ये हमारा राइट एड का मतलब सही इस्तेमाल करें, और इक्विपमेंट का भी तो हमारे लेवल ऑफ स्टूडेंट और नीड, जैसे स्टूडेंट की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर हमें अब पता चल जाए तो अब हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे बच्चे को कि बच्चे ने कितना सीखा। तो इसमें हम लोग दोनों ही आपके एस्से और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करें। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है इसमें मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन चाहिए होता है, जिसमें हम लोग टेस्ट और टूल्स का एक प्रॉपर प्लानिंग में लेते हैं। तो प्लान टेस्ट को इवेल्युएट कर, जिसमें हम लोग स्टूडेंट की एबिलिटी को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं, जिसमें हम लोग ग्रास्प कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, सिंथेसाइज कर पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा सकते हैं कि क्या क्या वो नहीं सीखा, क्या क्या वो सीख लिया। तो ये जो एबिलिटीज होती है कैसे कर सकते हैं, तो ओरल और रिटन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका कुछ हमारा स्कोप भी होता है प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने में। तो अब हमारे टीचर और लर्नर का क्या रोल होता है, जो टीचर होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे लर्निंग मटेरियल को लाते हैं और हमारा उसमें इंटरेस्ट को जनरेट करते हैं। ये जो सीक्वेंस होती है हमारे प्रेजेंटेशन किसी भी कंटेंट का या फिर इंस्ट्रक्शन मोड का, मेथड्स को जो भी इवेल्युएशन में क्या होना चाहिए यूज करते हैं, तो ये हमारे टीचर के साथ ही होते हैं। तो हमारा रोल क्या होता है एक लर्नर का, तो वो भी काफी एक्टिव होता है, साथ ही साथ वो हार्ड वर्क बहुत मेहनत करता है वो बच्चा, और स्मार्ट वर्क भी करता है, और पार्टिसिपेंट्स भी एक सेकेंडरी लर्नर होते हैं। तो इसी तरीके से एक फ्रेमवर्क कौन सेट करता है, तो टीचर सेट करता है, तब जाकर के बच्चा एक अच्छे से सीखता है। अब आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब टीचर का ये क्वेश्चन है, मैम बच्चा ही नहीं पढ़ने वाला तो क्या करें, तो उस केस में बेटा कुछ नहीं कर सकते, उस केस में बच्चा को छोड़ देना चाहिए। तो एक काम करें, रोल रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी नहीं, अभी इसमें बहुत चैप्टर्स बाकी हैं, आई थिंक लॉट्स ऑफ चैप्टर्स, there are I think 50 to 60 pages in this chapter and we have MCQs like 200 to 300. चलिए ठीक है, वी हैव टाइम 6 मंथ है, आई थिंक वी कैन डू दैट, क्योंकि 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स 6 महीने में, आई थिंक वी कैन। ओके, सो बाय, अच्छे से बेटा पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक।